जी आज के लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं 98E। इसमें हम स्टडी करेंगे कि अभी हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो 5 सिस्टम स्टडी किए, सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, पेरोल सिस्टम, कैश एंड बैंक, इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट्स, इन सब की अंडरस्टैंडिंग हमने ऑब्टेन कर ली। क्या हमें पता चल गया इन सारे सिस्टम में एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं और हर सिस्टम के अंदर कौन कौन से नॉर्मली कंट्रोल्स अप्लाई किए जाते हैं, ये पता चल गया हमें। क्या हमें कहीं पे इसको नोट करना चाहिए, लिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाईजान जो हमने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड किया, डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। डॉक्यूमेंट करने के कितने तरीके हैं, वो तरीके ही हमने आज के इस लेक्चर के इस हिस्से में सीखने हैं। किसी भी सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके हैं। किसी भी सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके हैं। नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनियर, फ्लो चार्ट। नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनियर, फ्लो चार्ट। पहले इन तीनों के बारे में स्टडी कर लीजिए कि ये है क्या, फिर इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरफ चलेंगे। नैरेटिव नोट्स का मतलब क्या? नैरेटिव नोट्स का मतलब है उसी तरीके से डॉक्यूमेंट करना जिस तरीके से आपने केस स्टडीज पढ़ी है। क्या केस स्टडी जब आपने पढ़ी, परचेज सिस्टम का हमने क्वेश्चन किया, उसने आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज सिस्टम बताया? कैसे बताया? इंग्लिश की शक्ल में, पैराग्राफ की शक्ल में। जब आप किसी भी कंपनी का कोई सिस्टम, चाहे सेल्स सिस्टम है, परचेज सिस्टम है, पेरोल, कोई भी, जब पैराग्राफ फॉर्म में इंग्लिश की शक्ल में उसको लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं कि सेल्स सिस्टम में सबसे पहले कस्टमर किधर गया, वहां पे क्या एक्टिविटी हुई, फिर उसके बाद सेल्स ऑर्डर अप्रूव हुआ, किस किस डिपार्टमेंट में गया, वगैरह वगैरह, तो इसे कहते हैं सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन थ्रू नैरेटिव नोट्स। नैरेटिव नोट्स का मतलब क्या होता है? रिटन डिस्क्रिप्शन, इंग्लिश की शक्ल में, पैराग्राफ की फॉर्म में किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करना। आपने जितने भी केस स्टडीज पढ़ी हैं उनमें जो सिस्टम डॉक्यूमेंट होता था और किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन थी, रिटन फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन, इंग्लिश की शक्ल में, ये है नैरेटिव नोट्स। नैरेटिव नोट्स के अलावा एक दूसरा तरीका होता है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर बिल्कुल ऐसे डॉक्यूमेंटेशन का वो तरीका है जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी सिस्टम को डॉक्यूमेंट करते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस की शक्ल में, क्वेश्चनियर की शक्ल में। बहुत से क्वेश्चंस की लिस्ट होती है और इसमें आगे यस नो लिखा होता है, क्लाइंट ने यस या नो फिल करना होता है। जैसे आपका फीडबैक फॉर्म, कॉलेज में आपका सर्कुलेट करवाता है फीडबैक फॉर्म किसी भी टीचर के बारे में, तो लेफ्ट साइड पे आपने देखा होगा क्वेश्चन लिखे होते हैं। क्या टीचर जो है वो असाइनमेंट देता है, टेस्ट डिस्कस करता है, डेली बेसिस पे आता है, क्लास टाइम पे स्टार्ट होती है, आप, हाँ आप सारे नो करते हैं, तो ये है क्वेश्चनियर, ये है क्वेश्चनियर, इसे कहते हैं क्वेश्चनियर, ठीक है। और फ्लो चार्ट है डॉक्यूमेंट करना सिस्टम को थ्रू प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। डायग्राम की शक्ल में किसी सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना, इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। लेकिन इसमें जो डायग्राम्स या सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो स्टैंडर्डाइज सिंबल होते हैं, स्टैंडर्डाइज सिंबल, ठीक है। अब इनकी एक दफा एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अभी आपने जो कोई केस स्टडी की, पेरोल वाली फॉर एग्जांपल, उसमें आपने जो सिस्टम देखा उसने 3-4 पैराग्राफ में हमें सिस्टम बताया था। ये कौन सा तरीकाकार था? ये नैरेटिव नोट्स था, ठीक है। नैरेटिव नोट्स में सिस्टम को एक्टिविटीज के जरिए डॉक्यूमेंट करते हैं कि सबसे पहले कस्टमर, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स सिस्टम को डॉक्यूमेंट करूं, सबसे पहले कस्टमर सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में गया, वहां पे ये देखा गया कि उसकी क्रेडिट लिमिट के अंदर ऑर्डर है कि नहीं। अगर ऑर्डर की अमाउंट क्रेडिट लिमिट से कम है तो फिर ऑर्डर को अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर ऑर्डर एक्सेप्ट करने से आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ऑर्डर को अप्रूव किया जाता है तो फिर वो डिस्पैच डिपार्टमेंट में जाया जाएगा, वहाँ पे ऑर्डर की पैकिंग की जाएगी। फिर उसके बाद इन्वाइसिंग डिपार्टमेंट में जाया जाएगा, वहाँ पे सेल इन्वाइस प्रिपेयर होगी। फिर उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एंट्री होगी। ये सारी एक्टिविटीज़ अगर मैं रिटर्न फॉर्म में लिखूँ, ये है हमारा नैरेटिव नोट्स। और अगर मैं ये सारी एक्टिविटीज रिटन फॉर्म में लिखने के बजाय क्वेश्चंस की शक्ल में लिखूं, जैसे क्या कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक की जाती है? यस या नो, आगे लिखा होगा यस या नो। क्लाइंट ने, हम क्वेश्चन की शक्ल में क्लाइंट से ये सारी चीजें पूछेंगे, क्लाइंट आगे यस या नो की शक्ल में हमें जवाब देगा। इसी तरह हम पूछेंगे क्या सेल इनवॉइस प्रिपेयर करते हुए पर सेल्स ऑर्डर और गुड डिस्पैच नोट को कंपेयर किया जाता है? क्या कस्टमर को मंथली अकाउंट स्टेटमेंट सेंड की जाती हैं? क्वेश्चन होंगे, उसके आगे क्लाइंट ने यस या नो करना होगा। यह भी सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने का तरीका है।
ठीक है। और फ्लो चार्ट में हम सिंबल्स को यूज करते हैं। जैसे पहले लिखेंगे कि जी सबसे पहले आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में या खास तौर पे हॉस्पिटल्स में जब कस्टमर को या पेशेंट को सिस्टम बताना होता है कि वो किस तरीके से किस किस डिपार्टमेंट से गुजरेगा, तो बाज़ औक़ात इस तरह सिंबल एक बोर्ड लगा होता है और उसके ऊपर डिफरेंट सिंबल के जरिए बताया जाता है कि पेशेंट यहाँ पे इन होगा, फिर इसके बाद ये काउंटर है, काउंटर पे इंफॉर्मेशन हासिल करेगा, फिर उसके बाद उसे यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आएगा, डॉक्टर उसे रिकमेंड करेगा, अगर मेडिसिन चाहिए तो मेडिसिन डिपार्टमेंट के पास भेज देगा, अगर एडमिट करने की ज़रूरत है तो इंडोर उसे एडमिट कर दिया। इस तरह आपने शायद सिंबल्स के जरिए से कुछ सिस्टम देखे होंगे। ठीक जी, हाँ जी बिल्कुल, ये चैप्टर 12 भी है और 13 भी है। ये सारा जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ ये ओवरऑल चैप्टर 12 का हिस्सा है। ये जो फ्लो चार्ट बनाना ये चैप्टर 13 में, आपको याद होगा चैप्टर 13 में फ्लो चार्ट मैंने ओमिट करवाया था, वो अब इसके साथ आपको कवर। पहले मुझे बताइए क्या आपको नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनवेयर, फ्लो चार्ट इनमें फ़र्क समझ आया? अगर फ़र्क समझ आया तो आगे चलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लिखा हुआ है वो तो हम पढ़ लेंगे, मुझे बताइए क्या नैरेटिव नोट्स में आपको कोई प्लस पॉइंट नज़र आया? क्या प्लस? ये वेल एक्सप्लेनेटरी होता है, हर पर्सन इसको पढ़ के समझ सकता है सिस्टम को। जो भी इंग्लिश को पढ़ना लिखना जानता है वो सिस्टम को पढ़ेगा और उसे समझ लग जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। सिंपल नैरेटिव नोट्स के एडवांटेज, सिंपल एंड इजी टू प्रिपेयर, ये आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। एग्री करते हैं? आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए, सिस्टम को नैरेटिव नोट्स के जरिए डॉक्यूमेंट करने के लिए कोई एडिशनल स्किल जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्लो चार्ट के जरिए से अगर आप सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो याद रखिए ये कम्प्लेक्स होता है, इसमें आपको स्किल कुछ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पे कमांड होनी, सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा जिसके जरिए से फ्लो चार्ट बनाते हैं। प्रैक्टिकली ये फ्लो चार्ट हम हाथ से नहीं बनाते, प्रैक्टिकली बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए और हमें इन सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ता है। ये वाली प्रॉब्लम इधर नहीं है। नैरेटिव नोट्स है सिंपल एंड इजी टू यूज, आपको ऐसे लिखना आता है, आप फ्लो चार्ट आप ये सिस्टम को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। दूसरा फायदा है इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल टीम्स, हर टीम इसको आसानी से समझ सकती है। जो भी इंग्लिश, जिसको अखबार पढ़ना आता है, किताब पढ़नी आती है, वो इस सिस्टम को आसानी के साथ समझ सकता है क्या लिखा हुआ है। लेकिन जिस तरह फ्लो चार्ट को बनाने के लिए टेक्निकल स्किल की जरूरत है, उसी तरह इसको समझने के लिए भी टेक्निकल स्किल की जरूरत है। ये खास तौर पे हमारे जूनियर टीम मेंबर्स को समझ में नहीं आता फ्लो चार्ट। नैरेटिव नोट्स के एडवांटेजेस एग्री करते हैं, सिंपल एंड इजी टू यूज, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल टीम। डिसएडवांटेज क्या है? लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसको ड्राफ्ट करते हुए आपने देखा वो एक पेरोल का सिस्टम 150 पे चला गया था और अभी भी वो कंप्लीट नहीं था, उसमें उसने कुछ डिपार्टमेंट को स्किप किया हुआ था। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर आप नैरेटिव नोट्स के जरिए से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो ये एक लेंथी 2-2, 3-3 सफ़े के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन चली जाएगी। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है फ्लो चार्ट का, इसमें सारे का सारा सिस्टम फ्लो चार्ट में एक नज़र में आपके सामने आ जाता है, मौजूद होता है। आप आसानी से देख लेते हैं सिस्टम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, प्रोसेसिंग कितने डिपार्टमेंट्स में हो रही है और एंड कहाँ पे हो रहा है। सारी की सारी समरी एक ही पेज के ऊपर आ जाएगी फ्लो चार्ट पे। ये बात समझ आए? आगे चलते हैं। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मिसिंग कंट्रोल, इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ। क्वेश्चनवेयर में मिसिंग या वीक कंट्रोल आइडेंटिफाई करना आपका बाएं हाथ का काम है, बल्कि उससे भी आसान है, क्योंकि जहां पे नो लिखा हुआ है वो कंट्रोल वीकनेस है। लेकिन यहां पे मिसिंग कंट्रोल आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कंट्रोल चल रहा होता है, जैसे हमने देखा ना कि वो अगर रिसीट आई, गुड्स आई, उसने कहा गुड्स को इंस्पेक्ट किया परचेज ऑर्डर के साथ, अब नहीं उसने बताया कि क्वांटिटी को किया या क्वालिटी को भी किया, तो प्रॉब्लम होगी थी ना। मिसिंग कंट्रोल्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि पूरी समरी होती है, लेंथी फॉर्म में लिखा होता है, तो उसमें यह ढूंढना कि कौन सा कंट्रोल मिस हुआ है मुश्किल होता है। जैसे हमें केस स्टडी सॉल्व करते हुए मुश्किल आई, उसी तरह जब फिजिकल स्टॉक टेकिंग का सिस्टम पढ़ रहे होते हैं हम, उसमें कह रहा होता है कि आपने स्टॉक काउंट के दौरान में चीजों को देखा, आपके पास क्वांटिटी कितनी आ रही थी और इधर कितनी क्वांटिटी मौजूद थी, मैच किया कि क्वांटिटी पूरी जो एज पर लिस्ट है वो फिजिकली मौजूद है कि नहीं। स्टॉक काउंट में ये काम करते हैं। इसमें वीकनेस बताइए, 2 वीकनेसेस हैं इसमें। लिस्ट टू फ्लोर देखा, फ्लोर टू लिस्ट नहीं देखा, और
आपने आपके पास जो शीट देखा, ये यही चीज है कि मिसिंग कंट्रोल्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। आपके पास लिस्ट में क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए थी, क्वांटिटी मौजूद है जिसको वो कंपेयर कर रहा है। हमने पढ़ा था ना क्वांटिटी मौजूद नहीं होनी। और तीसरी चीज, आपने सिर्फ क्वांटिटी को कंपेयर किया है, उसकी कंडीशन को कंपेयर नहीं किया, डैमेज कंडीशन को। अब ये देखें, अगर आप क्वेश्चन बना रहे होते ना तो आप स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन लिख देते, क्या इन्वेंटरी शीट में क्वांटिटी को मेंशन किया जा रहा है, यस नो। क्या स्टॉक काउंट करते हुए चीजों की फिजिकल कंडीशन को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, यस नो। आप यहाँ पे इस तरह के कंट्रोल्स को लिस्ट ऑफ क्वेश्चन की शक्ल में आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। यहाँ पे मिसिंग कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो नरेटिव नोट समझ आ गया आपको, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज भी समझ आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में सिस्टम को हम डॉक्यूमेंट करते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन की शक्ल। हम कहते हैं भाई जब डॉक्यूमेंटेशन नैरेटिव नोट्स में हो रही होती है, इसमें इधर उधर की बातें भी बड़ी हो जाती है, तो हम टू दी पॉइंट जो हमारा कंट्रोल है ना उसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले क्रेडिट में चेक हो रही है कि नहीं, यस के नो, टू दी पॉइंट पूछते हैं। क्वेश्चन में हमारी अप्रोच ये होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन एक दफा बना लेते हैं, अपने हर क्लाइंट पे उसी का प्रिंट निकाल के क्लाइंट के सामने रख देते हैं, सर इसको जरा टिक यस नो करते जाएं। क्लाइंट यस नो करता है, हमें फौरन पता चल जाता है कि नॉर्मली एक स्टैंडर्ड सिस्टम को सामने रखते हुए हमने जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें से इस क्लाइंट पे कौन से कंट्रोल्स अप्लाई हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे। इसमें गुड कंट्रोल्स और वीक कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है? क्विक टू प्रिपेयर, आपने ऑलरेडी एक स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हुए, सिर्फ प्रिंट निकालते हैं और उसे हर क्लाइंट पे इस तरह यूज कर लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का सिस्टम एक जैसा होता है, नॉर्मली फर्क भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली ज्यादातर सिस्टम एक जैसा होता है। तो क्विक टू डेफिशिएंसी और मिसिंग कंट्रोल्स आर इजी टू आइडेंटिफाई। कैसे? नो वाले सारे वीक कंट्रोल्स हैं। क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल्स, क्लाइंट कंट्रोल्स को ओवर, यानी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं भी होंगे, क्लाइंट फिर यस यस। जैसे भाई ने अभी कहा कि जब कॉलेज वाले हमको फॉर्म देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आंखें टीचर पसंद है तो आंखें बंद करके सब कुछ यस, और पसंद नहीं है आंखें बंद करके सब कुछ नो। उसी तरह क्लाइंट भी अपने सिस्टम को हर क्वेश्चन के जवाब में यस यस करके ओवरस्टेट कर सकता है। ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखिएगा। इस प्रॉब्लम की वजह से हमने इसकी दो टाइप्स बनाई, जैसे कंफर्मेशन की दो टाइप्स बनाई थी ना, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर पॉजिटिव के आगे ब्लैंक, मेथड 1 और मेथड 2। उसी तरह यहां पे भी इस प्रॉब्लम की वजह से क्लाइंट में ओवरस्टेट, हमने क्वेश्चन की दो टाइप्स वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं। फिर है स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट में मिस अनयूजुअल कंट्रोल। अगर एक ही लिस्ट बना के हर क्लाइंट पे चला रहे हैं तो हो सकता है दूसरे क्लाइंट का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट हो, उसमें आप उसका एरिया मिस कर जाए। ये बात समझ आए? जी सर। नैरेटिव नोट्स और क्वेश्चन समझ आए? जरा कंपेयर करके मुझे बताइए, अगर आप ऑडिटर हो तो कौन सा मेथड यूज करें? अगर टाइम ज्यादा, भाई कह रहे अगर टाइम ज्यादा है हमारे पास, खुला टाइम है तो नैरेटिव नोट्स, वरना अगर टाइम कम है तो क्वेश्चन। बहरहाल ये आपकी अपनी जजमेंट है। स्टैंडर्ड कहता है डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए सिस्टम की, नैरेटिव नोट्स के जरिए से वो क्वेश्चन फ्लो चार्ट, ये आपकी अपनी जजमेंट है। प्रैक्टिकली जिन फर्म्स के पास आईटी इक्विपमेंट होता है, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो फ्लो चार्ट को प्रेफर करते हैं, जहां पे अच्छे लोग, मतलब जो ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग लोग जो है ज्यादा हो। लेकिन अगर फर्म ऐसी है जो कि मैनुअली काम करना ज्यादा प्रेफर करती है, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंप्यूटर वगैरह खरीद ले, तो वो नैरेटिव नोट्स का सहारा लेते हैं और मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन को भी यूज कर सकते हैं। एरिया टू एरिया डिफरेंट होता है। ये भी हो सकता है कि आप सेल्स में नैरेटिव नोट्स के जरिए डॉक्यूमेंटेशन करें और रिसीव कर। मैं जब फर्म में था तो अपने सिस्टम, मतलब नया अभी सिस्टम को कुछ पता नहीं था, तो हम ज्यादातर नैरेटिव नोट्स के जरिए से डॉक्यूमेंटेशन करते थे। लेकिन हमारे आईटी डिपार्टमेंट से अगर कभी कुछ लोग आते थे ना, हमारी टीम का हिस्सा सम टाइम बनते थे, खासतौर पे ऐसे क्लाइंट में जिनमें हमने कैट्स को यूज करना होता था, तो वो फ्लो चार्ट यूज किया करते थे। वो जो प्रिंट निकलता था ना, हम सारा दिन काम करते रहते थे और भरते रहते थे और किसी का देखने को दिल नहीं करता था लिखा क्या हुआ है। वो आधा घंटा काम करते थे, एक प्रिंट निकलता था, उसे देख के बंदा हैरान हो जाता था, ये इन्होंने कहाँ से सिंबल यूज निकालने हैं। वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली ऐड हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किताब पढ़ने को दिल नहीं करता, लेकिन अगर माइंड मैप सामने आ जाए तो बंदा कहता है अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, साइकोलॉजिकली एक हेल्प, थोड़ा सा ही पढ़ना है, अभी रिवाइज कर लेते हैं। तो ये अच्छा, अब सुनने डिफरेंस दो तरह के क्वेश्चन का।
यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या था जिसकी वजह से दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन निकले। क्लाइंट हर चीज में यस कर सकता है। अब जरा सुनिएगा, मैं दो सवाल आपके सामने रखने लगा हूं, आपने दोनों में से फर्क ढूंढना है। मेरा पहला क्वेश्चन, मैंने क्लाइंट से पूछा क्या आप क्रेडिट सेल करने से पहले क्रेडिट लिमिट सेट और टेस्ट चेक करते हैं? क्रेडिट सेल करने से पहले क्रेडिट लिमिट सेट और क्रेडिट लिमिट चेक करते हैं? एक सवाल ये, इसमें क्लाइंट क्या करेगा? यस या और मोस्ट प्रोबेबली यस। मेरा दूसरा क्वेश्चन, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि पुअर कस्टमर को क्रेडिट सेल ना हो? है ये भी क्वेश्चन, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि पुअर कस्टमर को सेल ना हो? है ये भी क्वेश्चन, लेकिन ये इसका जवाब यस या नो की शक्ल में नहीं दे सकता। यही ब्यूटी है इन दोनों में फर्क। इसमें वो ब्यूटी में अच्छी बात प्लस पॉइंट है। इसमें वो यस या नो नहीं कर सकता, बल्कि इसे उसे कंट्रोल्स बताना पड़ेगा। वो कहेगा सर हम कस्टमर्स की पहले न्यू कस्टमर की क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर आए तो उसकी क्रेडिट लिमिट चेक करते हैं। यानी फर्क सुनिए, टेक्निकली दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक को कहते हैं आईसीक्यू इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, दूसरे को कहते हैं आईसीईक्यू इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। एक में कंट्रोल्स मैं बता रहा हूं और क्लाइंट हमें यह बता रहा है कि वो कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। दूसरे में ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूं, कंट्रोल क्लाइंट बता रहा है कि उसने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कंट्रोल इंप्लीमेंट किया है। दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं आया? जिसमें मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं क्लाइंट को और क्लाइंट यस नो कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? आईसी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। और जिसमें मैं उससे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं और क्लाइंट मुझे कंट्रोल बता रहा है। अब मुझे बताइए, इसमें तो क्लाइंट ओवरस्टेट कर सकता है कंट्रोल को, इसमें कंट्रोल को ओवरस्टेट कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन अगेन इसके भी प्लस माइनस होते हैं। जैसे इसका नॉर्मली ये इसमें क्लाइंट लंबी चौड़ी कहानियां सुनाना शुरू कर देता है। वो बाजुकात ऐसा होता है कि हम जो उससे पूछना चाह रहे हैं ना, वो उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें साथ साथ बता देता है जो इरेलेवेंट होती है। तो आईसीक्यू को यूज करने के लिए और क्लाइंट के आंसर को इंटरप्रेट करने के लिए ना एक्सपीरियंस और जजमेंट चाहिए होती है। इसकी जरा मजीद एग्जांपल शेयर करते हैं आईसीक्यू और आईसीईक्यू की। दोनों की एग्जांपल हैं, दोनों में कॉमन क्या है दोनों क्वेश्चंस। एक में हम पूछते हैं कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, इसका जवाब यस या नो में देता है आईसीक्यू में। और दूसरे में हम उसे ऑब्जेक्टिव बताते हैं, कंट्रोल वो खुद बताता है, कंट्रोल वो खुद बताता है। इसमें बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है? आईसीक्यू। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इसमें कंफर्मेशन, ये वो कंफर्मेशन है जिसमें हम बैलेंस लिख के भेजते हैं, क्लाइंट ओके करके भेज देता है। इसमें बैलेंस क्लाइंट ने बताना है, ब्लैंक कंफर्मेशन की तरह का कंसेप्ट है। ये वो इन्वेंट्री काउंट का वो तरीका है जिसमें इन्वेंट्री शीट के साथ क्वांटिटी भी लिखी होती है, जिसमें रिस्क होता है कि वो बगैर वेरिफिकेशन के ओके कर देगा। और ये वो है जिसमें क्वांटिटी उसने खुद काउंट करके लिखने हैं। तो मजीद जरा डिफरेंस ढूंढते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर में। एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर और दूसरा इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चनियर। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में हम क्या करते हैं, क्लाइंट से पूछते हैं वेदर आर नॉट स्पेसिफिक कंट्रोल एग्जिस्ट। यस है तो इसका मतलब है कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, नो है तो कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर हम क्लाइंट से पूछे आर क्रेडिट लिमिट चेक बिफोर अप्रूवल ऑफ सेल्स ऑर्डर, यस है तो कंट्रोल स्ट्रांग, नो है तो कंट्रोल। आर परचेज इनवाइसेस कंपेयर्ड विद जीआरएन बिफोर रिकॉर्डिंग, ऐसा तो नहीं चीजें आई ही नहीं, इनवाइस आ गई और हमने रिकॉर्ड कर ली। अगर यस है तो कंट्रोल स्ट्रांग, नो है तो कंट्रोल। क्या सेल इनवाइस परचेज इनवाइस रिकॉर्ड करने से पहले जीआरएन देख लेना चाहिए, है कि नहीं? अब क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल्स, क्लाइंट में ओवरस्टेट कंट्रोल्स कंसेप्ट समझ आया? इसको यस यस कर देगा। अब देखें, इन्हीं को अगर हमने आईसीक्यू में कन्वर्ट करना हो, इसी कंट्रोल को, तो कैसे? हाँ जी, आईसीक्यू में हम क्या पूछते हैं, वेदर दे आर कंट्रोल्स टू मीट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यानी हम इसमें यह पूछते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आपके कंट्रोल्स क्या हैं। इसमें कंट्रोल्स हमारे मुंह से नहीं निकलेंगे, क्लाइंट खुद से बताएगा। जैसे
हाउ डू यू इंश्योर दैट गुड्स आर सोल्ड ओनली टू कस्टमर हु आर एबल टू पे? अब क्लाइंट इसका जवाब यस नो नहीं बता सकता, इसके जवाब में उसे लिखना पड़ेगा कि क्रेडिट लिमिट बनाते हैं। हाउ डू यू इंश्योर दैट पेबल्स इज रिकॉर्डेड ओनली फॉर गुड्स एक्चुअली रिसीव्ड? कैसे इंश्योर करते हैं कि गुड्स रिसीव हो तभी पेबल रिकॉर्ड हो, गुड्स रिसीव हुए बगैर पेबल रिकॉर्ड ना हो, कैसे इंश्योर करते हैं? अब क्लाइंट बताएगा कि सर हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करने से पहले कंफर्म करते हैं गुड या सर्विसेज रिसीव हो गई है कि नहीं, इनवॉइस को जीआरएन के साथ कंपेयर करते हैं। क्वेश्चन की नेचर समझ आ रही है? ठीक है, चलिए तो ये है हमारे, अच्छा अब ये वो आईसीक्यू के एडवांटेजेस बता रहे हैं। आईसीक्यू शॉर्टर डॉक्यूमेंट होता है आईसीक्यू की निस्बत, इसमें तो आपको 5-6 कंट्रोल्स बताने पड़ेंगे ना। एक डिपार्टमेंट के अंदर 5-6 कंट्रोल हो सकते हैं ना, 4-5 तो हो सकते हैं, तो ये निस्बतन इसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं, जबकि इसमें एक ही जनरल क्वेश्चन होता है। इसमें क्वेश्चन की नेचर जनरल है, इसमें स्पेसिफिक है। तो ये शॉर्टर डॉक्यूमेंट है, इजियर टू अप्लाई है। डिसएडवांटेज क्या है? लेस प्रिसाइज। लेस प्रिसाइज है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहानी सुनिए, इसमें हमारा काम ज्यादा है, क्लाइंट का काम कम है। इसमें हमारा काम कम है, क्लाइंट का। ये जो शॉर्टेड डॉक्यूमेंट है ना, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारी डॉक्यूमेंट शॉर्ट, लेकिन लेस प्रिसाइज क्लाइंट के पॉइंट, उसका जवाब में कहानियां लंबी लंबी सुना रहा होगा। नीड मोर नॉलेज, ये मैंने को बताया ना। अब उसकी लंबी लंबी कहानियों में काम की चीज कौन सी है, ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए। भाई ये बात समझ आई आपको? अभी तक हमने क्या सीखा? सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के कितने तरीके हैं, कौन कौन सा? नैरेटिव नोट, क्वेश्चनियर और फ्लो चार्ट। भाई कुछ आ तो नहीं रहा इनके लिए? आ रहा है? पक्की बात है? अच्छा इधर ही है, चले ठीक है। नहीं नहीं ठीक है। अच्छा फ्लो चार्ट। अब तीसरा तरीका क्या है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट है प्रेजेंट करना सिस्टम को कैसे, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम की शक्ल में। सबसे अहम चीज, यूजिंग स्टैंडर्डाइज सिंबल्स, स्टैंडर्डाइज सिंबल को यूज करते हुए। अच्छा फ्लो चार्ट का मतलब है डायग्राम की शक्ल में। क्या किसी भी सिस्टम को, सेल सिस्टम या परचेज, उसे डायग्राम की शक्ल में प्रेजेंट किया जा सकता है? लेकिन उसने एक कंडीशन लगा दी, और ये बड़ी अहम कंडीशन है कि यूजिंग स्टैंडर्डाइज सिंबल। आप में से कोई बता सकता है ये कंडीशन क्यों लगाई? क्योंकि अगर स्टैंडर्डाइज सिंबल होंगे तो आपने बनाया तो कोई भी बंदा समझ सकता है। 2 साल बाद जो क्वालिटी कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल या 4 महीने बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए आया बंदा, उसको भी आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि वही सिंबल है जो आपने सीखे हैं, वही सिंबल है जो उसने सीखे हैं। लेकिन अगर हर मर्जी से सिंबल के जरिए से सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने बैठ गया तो फिर पता नहीं चलेगा इस सिंबल का मतलब क्या। इसका मतलब अगर हम फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे अहम चीज होगी हमारे लिए ये सीखना कि स्टैंडर्डाइज सिंबल्स कौन कौन से हैं। क्या हमें सीखना चाहिए? क्या हमारे सिलेबस में ये सिंबल्स हैं? बिल्कुल है। चैप्टर 30 याद है वो लास्ट? अभी देखना चाहें तो आपको पेज का नंबर बता दूं, पढ़ना नहीं है आपने के स्टैंडर्डाइज सिंबल कौन से हैं। पेज 179 पे। हाँ सिर्फ सवाब की नियत से देख लीजिएगा उसको। 179 पे सिंबल कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है। अभी नहीं देखने, घर जाके देख लीजिएगा, घर जाके देख। इसका एडवांटेजेस क्या है? कह रहा है एंटायर सिस्टम इन वन व्यू। एंटायर सिस्टम, जैसे आपका पूरा माइंड में पूरा चैप्टर एक सफे पे, एंटायर सिस्टम इन वन व्यू। इजी टू वैल्यूएट, आसानी से वैल्यूएट किया जा सकता है। पूरा सिस्टम आपके सामने है, कहां पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कौन सी एक्टिविटी मिसिंग है। डिसएडवांटेजेस क्या है? नहीं अभी एडवांटेज है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन लॉजिकल सीक्वेंस, इंफॉर्मेशन लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट, यानी स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 स्टेप, ये देखा यहाँ पे उसने एंट्री के बाद डायरेक्ट कस्टमर को डॉक्टर के पास नहीं भेज दिया जो पेशेंट है, बल्कि पहले वो रिसेप्शन पे उसने उसके पर्ची बनवाई। इंजेक्शन बाद में लगेगा डॉक्टर के पास, भाई इंजेक्शन पहले नहीं लगेगा। हाँ। हाईलाइट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फ्लो चार्ट बड़ा हो तो डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें आसानी से कनेक्ट हो जाता है, पता कैसे? एरो के जरिए से। एरो के, बिल्कुल।
अगर उसे हमने कहना है भाई ये इस डिपार्टमेंट में तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, ये दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ, तो एरो के जरिए से उसे दूसरे डिपार्टमेंट में मुर्दा खाना ठीक है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स का फ्लो भी हाईलाइट हो जाता है, यानी ये जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल कि यहाँ पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। याद रखिएगा फ्लो चार्ट में सिंबल यूज होते हैं, लेकिन सिर्फ सिंबल यूज नहीं होते, फ्लो एरो भी सिंबल ही है। इसमें किसी हद तक नैरेटिव नोट्स भी यूज होते हैं, यानी यहां पे आपने सिंबल यूज किया, अब इस सिंबल पे इस पॉइंट पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ये रिसेप्शनिस्ट है कि डॉक्टर है, कौन है, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये रिसेप्शनिस्ट है, ये डॉक्टर है, ये यहाँ पे पर्ची बनेगी, यहाँ पे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, उसके ऊपर कुछ लिखेगा वगैरह वगैरह। तो याद रखिए फ्लो चार्ट में नैरेटिव नोट्स को भी यूज करना पड़ता है, और इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो रहे हैं वो भी हाईलाइट होते हैं फ्लो चार्ट में। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, महारत चाहिए, सीखना पड़ता है फ्लो चार्ट को। नॉट सुटेबल वेयर न्यूमरस अनयूजुअल कंट्रोल्स आर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सब सिस्टम। जो रूटीन नेचर के सिस्टम होते हैं उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए तो ये सूटेबल है, लेकिन अगर अनयूजुअल किस्म का सिस्टम है या फर्दर क्लासिफिकेशन है उसके लिए ये सूटेबल नहीं है, उसके लिए आपको नैरेटिव नोट्स। जैसे मुझे खुद बताइए, हमने जो पेरोल वाला क्वेश्चन किया उसमें एक था पेरोल की कैलकुलेशन, उसके साथ ही टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय वाला सिस्टम भी आ गया था। उसने पेरोल की कैलकुलेशन से दूसरे सिस्टम पे पहुंचने के लिए बड़ी आसानी से पहुंच गया था। कैसे? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर हेडिंग दे के, सिर्फ नैरेटिव नोट्स में सिर्फ हेडिंग दे, आपको पता चल जाएगा कि आगे कौन सा सिस्टम यूज होने वाला है। लेकिन यहाँ पे फ्लो चार्ट में अगर आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाना है, लिंक करा, तो आपको दूसरा सिस्टम भी शो करवाना पड़ेगा। और इसमें अगर सिस्टम की तादाद कम हो ना तो आसानी से काम हो जाएगा, लेकिन अगर हर सिस्टम की फर्दर सब क्लासिफिकेशन है तो शो करवाना मुश्किल हो, आपकी डायग्राम कम्प्लेक्स होती जाएगी। डिफिकल्ट टू अमेंड, इसको अमेंड करना आसान है। कैसे? बैक स्पेस करें, लीड कर दें, खत्म। अगर फ्लो चार्ट में कोई गलत बन गया ना तो आप एक सिंबल को अगर यूज करें तो सारी डायग्राम हिल जाती है। स्टिल नीड ऑफ नैरेटिव नोट्स। फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया नैरेटिव नोट्स की अभी भी जरूरत पड़ेगी। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जी मेरे भाई आप मुझे बताइए, सिस्टम को डॉक्यूमेंट करना चाहिए? तीन तरीके हैं, कौन कौन से? नैरेटिव नोट्स, क्वेश्चनियर, फ्लो चार्ट। वो कौन सा तरीका है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती? नैरेटिव किसी भी तरीके से हो सकती है। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करता है, मेथड रिक्वायर्ड नहीं है। नैरेटिव नोट्स का सबसे बड़ा फायदा बताइए मेरे भाई। इजी टू अंडरस्टैंड। नैरेटिव नोट्स का सबसे बड़ा नुकसान बताइए। लेंथी। क्वेश्चनियर का सबसे बड़ा फायदा बताइए। क्विक टू प्रिपेयर। क्वेश्चनियर का सबसे बड़ा नुकसान बताइए। क्लाइंट में ओवरस्टेट। क्लाइंट में ओवरस्टेट को एड्रेस करने के लिए कौन से दो क्वेश्चनियर? आईसीक्यू, आईसीईक्यू। आईसीक्यू और आईसीईक्यू में क्या फर्क है बताइए? किसमें हम कंट्रोल बताते हैं और क्लाइंट हमें बताता है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और किसमें ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं और कंट्रोल का है? फ्लो चार्ट के सबसे बड़े दो एडवांटेजेस बता दीजिए। फ्लो चार्ट इजी नहीं है। एडवांटेजेस, एंटायर सिस्टम इन वन व्यू, और दूसरा इजी टू वैल्यूएट सिस्टम के कहां पे कोई मिसिंग है। और सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस, एक्सपर्टीज रिक्वायर करता है, जूनियर, डिफिकल्ट डोमेन। शाबाश, सिस्टम क्लियर हो गया आपको ये सिस्टम। अब आज की आखिरी चीज, इसके बाद सामान आ गया भाई? नहीं, इसके बाद सिर्फ 2 मिनट। आप मुझे बताइए, पिछले साल हमने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, पिछले साल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया होगा? पिछले साल इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर डॉक्यूमेंट किया होगा? क्या इस साल पिछले साल का क्वेश्चनियर यूज कर सकते हैं? खा गए मार। जर्नल रूल क्या है? जर्नल रूल क्या है स्टैंडर्ड का?
क्या पिछले साल में जो हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं इस साल उन्हें यूज कर सकते हैं? स्टैंडर्ड कहता है कर सकते हैं, लेकिन उनकी रेलिवेंस को देख के, अगर इस साल अभी भी रेलिवेंट है तो, अगर वो सिस्टम ही चेंज हो गया तो पिछले साल का क्वेश्चन थोड़ी यूज कर सकते हैं पिछले साल। तो हमें हमारे वर्किंग पेपर्स में अगर पिछले साल का सिस्टम डॉक्यूमेंट किया हुआ है हमने क्वेश्चनएयर के जरिए से, उसे इस साल यूज कर सकते हैं। यस, अगर रेलिवेंट। तो रेलिवेंट है कि नहीं देखने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सिखा रहा है। कह रहा है चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ प्रीवियस ईयर्स आईसीक्यू। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस साल पिछले साल का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर यूज करना चाहते हैं तो वो इस साल के लिए रेलिवेंट है कि नहीं, इस साल के लिए एक्यूरेट है कि नहीं, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, पिछले साल के वर्किंग पेपर में से इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर निकालना पड़ेगा पिछले साल के। दूसरा, क्लाइंट से पूछना पड़ेगा पिछले साल ये सिस्टम था, इस साल इसमें कोई चेंज तो नहीं आया। क्लाइंट से पूछना पड़ेगा। क्लाइंट कहेगा सर बाकी की तो सारा ठीक है, ये क्रेडिट डिपार्टमेंट में थोड़ा सा चेंज आया। जो चेंज आया, अब बाकी की चीजें तो ठीक हो गई, जो चेंज आया हम क्लाइंट से कहेंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन, कोई अप्रूवल वगैरह डॉक्यूमेंटेशन दो। क्लाइंट हमें डॉक्यूमेंटेशन देगा। अहम क्वेश्चन क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन को एज इट इज मान लें कि खुद चेक करना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक एक्चुअली काम हो रहा है कि नहीं। वॉक थ्रू टेस्ट करेंगे। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्व करना अपनी आंखों से उस सिस्टम को जो पेपर्स के ऊपर लिखा गया है। तो इंक्वायर क्लाइंट स्टाफ, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन को इंक्वायर किया और फिर उसके बाद वॉक थ्रू टेस्ट किया। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब क्या है, कोई एक ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करना और उसे सारे स्टेजेस में देखना कि जो डॉक्यूमेंट हुआ है उसके मुताबिक अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। और लास्ट, अब चूंकि चेंज हमने कंफर्म कर लिया है तो पिछले साल का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनएयर उसको अपडेट कर दें। अपडेट करेंगे, या तो आपकी असेसमेंट होगी कंट्रोल स्ट्रांग हुआ है या कंट्रोल तबाह हुआ है पिछले साल की निस्बत। अगर स्ट्रांग हुआ है कंट्रोल रिस्क, और अगर तबाह हुआ तो ये था हमारे जी। ये दोनों के लिए है, ये आईसीक्यू के लिए भी है, आईसीईक्यू के लिए भी है, दोनों के लिए। ईक्यू दोनों के लिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन। भाई कुछ समझ रहे। आज के हमने अब फ्लो चार्ट के बारे में कुछ फर्दर डिस्कशन वो मैं भी नहीं कर रहा। सिंपल क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चले रिवीजन नहीं करा, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ आज हमने क्या सीखा। आज का लेक्चर हमारे 5 पार्ट्स में था। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा, पेरोल सिस्टम। पार्ट 2 में क्या सीखा, कैश एंड बैंक सिस्टम। पार्ट 3 में इन्वेंटरी सिस्टम। पार्ट 4 में फिक्स है एडिशनल कंसेप्ट। भाई नहीं जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे हमने आज के लेक्चर में क्या कुछ सीखा, रोटी नहीं खोलनी। सबसे पहले आज हमने क्या सीखा, पेरोल सिस्टम, फिर कैश एंड बैंक, फिर इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट, फिर एडिशनल कंसेप्ट में सबसे अहम कंसेप्ट क्या था, स्मॉल एंटिटी। और एंड पे हमने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिस्टम, और इसमें हमने 3 मेथड पढ़े डॉक्यूमेंटेशन के, नैरेटिव नोट्स, कैसे फ्लो चार्ट। आखिरी सवाल, अगर आपसे पूछ ले कि नैरेटिव नोट्स के एडवांटेजेस बताएं, बता देंगे। अगर आपसे पूछ ले फ्लो चार्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताएं, बता देंगे। क्या मतलब, चलिए ठीक है जी। आज के और इस लेक्चर के आखिरी हिस्से का भी यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।